पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है और गांव में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। एक दिन शाम के वक्त गांव के छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान काले बादल से छा जाता है। तब तितली कहती है, चलो जल्दी से घर चलते हैं। देखो आसमान काले बादलों से छा गया है, लगता है अभी बारिश होने वाली है। अरे रुको, थोड़ी देर और खेलते हैं, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। ये कहते हुए वो फिर से खेलना शुरू कर देते हैं और उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। ए पिकलू भैया, बारिश शुरू हो गए है, अब तो घर चलो, नहीं तो मेरी माँ बहुत डांटेगी। डरपोक कहीं का, तुम सब घर जाओ, मैं नदी के किनारे जाता हूँ। इस बारिश में बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी, मैं जाके मछलियाँ पकड़ूंगा। तुम में से मेरे साथ कोई चलोगे? लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता और सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। और पिकलू नदी किनारे जाकर मजे से मछलियाँ पकड़ने लगा। धीरे धीरे बारिश की धारा और तेज हो गई। ऐसे मूसलाधार बारिश में भी पिकलू घर नहीं लौटता। तब उसके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। सुनते हो, पिकलू अब तक घर नहीं लौटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ गया होगा? मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो हमेशा उसे अपने सिर पर रखते हो। गांव के सारे बच्चे बारिश से पहले ही अपने घर लौट आए और ये बदमाश अभी तक घर नहीं लौटा। घर लौटते ही आज उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी पिकलू मछलियाँ हाथ में लिए भीगता हुआ घर लौट आता है। ये देखो माँ, मैंने कितने सारी मछलियाँ पकड़ी है। पिकलू को देखकर उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं। फिर रात गुजर के जब सुबह हो जाता है तब बारिश भी रुक गया था। इस समय गांव के सभी लोग अपने अपने घर की छत ठीक कर रहे थे और कुछ लोग गांव में बाढ़ आने की डर से पहले से ही खाना मौजूद करके रख रहे थे। उस समय अनंत भी अपने घर की छत ठीक कर रहा था। तभी, क्या भाई अनंत, ठीक ठाक से घर के छत ढक रहे हो ना? याद है पिछले साल बाढ़ के समय क्या हाल हुआ था? हाँ भाई हराधन, वही चिंता है। अगर घर के छत उड़ गए तो छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगा, भगवान जाने क्या होगा। और हाँ, ज्यादा करके खाना जमा करके रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कमलेश वहाँ से चला जाता है। शाम से फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार 2 दिन तक बारिश होती रहती है। इसके साथ तेज तूफान और लगातार बिजली गरजने लगी। फिर धीरे धीरे नदी का पानी गांव में घुसने लगता है। नदी का पानी गांव में घुसने लगा है और उसके साथ जरूर मछलियाँ भी आ रही होगी। अगर मैं नदी के किनारे जाऊं तो आज तो मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी। कैसे भी करके आज मैं जरूर नदी के किनारे जाऊंगा। ये कहकर पिकलू अपने माता पिता की नजर बचाकर बारिश में ही मछली पकड़ने निकल पड़ता है। और इस बीच नदी में तेज बहाव है। समंदर का पानी नदी में प्रवेश कर रहा है और इस तेज बहाव में एक मत्स्य कन्या अपने परिवार से बिछड़कर नदी में आ जाती है। तब पिकलू नदी के किनारे पहुंचते ही सुनता है, ये क्या, इतनी बारिश में यहाँ कौन रो रही है? फिर पिकलू इधर उधर देखता है। तभी उसे नजर आया कि नदी किनारे एक अजीब दिखने वाली लड़की बैठकर रो रही है, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा और नीचे का हिस्सा मछली की पूंछ जैसा। पिकलू तुरंत उसके पास जाकर कहता है, तुम कौन हो? ऐसी हालात में तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। पानी के तेज बहाव के कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर यहाँ आ गई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे माता पिता कहाँ गए
मत्स्य कन्या, तुम डरना मत। तुम अपने माता पिता के पास जरूर लौट जाओगी, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो खूंखार जंतु जानवर तुम पर आक्रमण कर सकता है, और अगर गांव के किसी ने तुम्हें देख लिया तब तो और मुसीबत हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब नदी का पार कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें फिर नदी में छोड़ जाऊंगा। लेकिन मैं तो पानी के बिना नहीं रह सकती। चिंता मत करो मत्स्य कन्या, मैं तुम्हारे रहने का सारे इंतजाम कर दूंगा। फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है और उनके घर के पीछे जो बड़ा सा पानी की टंकी है उसमें उसे छिपा देता है। मत्स्य कन्या, तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं समय समय पर तुम्हें खाना देकर जाऊंगा। ये कहकर पिकलू वहाँ से चला जाता है। हर दिन बारिश की मात्रा बढ़ती ही जाती है और गांव में एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। पूरा गांव उस बाढ़ के पानी में डूब जाता है। धीरे धीरे लोगों के घरों में जमा खाना भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मत्स्य कन्या, ओ मत्स्य कन्या, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पिकलू की आवाज सुनकर मत्स्य कन्या पानी से बाहर आती है। आज सिर्फ इतना ही खाना ला पाया हूँ। बाढ़ के कारण जो खाना संचय करके रखे थे वो सारे खाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या खाएंगे कुछ भी पता नहीं। पिकलू की बात सुनकर मत्स्य कन्या उदास हो जाती है। फिर वो कहती है, चिंता मत करो दोस्त, तुम घर जाकर देखो वहाँ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर पिकलू दौड़कर अपने घर जाके देखता है कि वहाँ बहुत सारे खाना रखा हुआ है। ये देखकर माँ, पिताजी, जल्दी आओ, आकर देखो तो सही। फिर पिकलू के माता पिता वहाँ आकर इतने सारे खाने को देख अचंभित हो जाते हैं। फिर पिकलू उन्हें सारी घटना बताता है। फिर सब मिलकर मत्स्य कन्या के पास जाते हैं। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। मैं जानता हूँ कि तुम जादू करके ये सारे खाना लाए हो, लेकिन मत्स्य कन्या, सिर्फ हम नहीं, इस गांव के और भी लोग हैं जिनके खाना खत्म हो गया है। मेरे दोस्त भी शायद भूखे होंगे, तुम उनके लिए भी कुछ खाने का इंतजाम कर दो। ये बात सुन के मत्स्य कन्या जादू करके बहुत सारा खाना लाती है। तब पिकलू और उसके माता पिता मिलकर गांव के सभी घरों में वो खाना पहुंचाते हैं। लेकिन इधर बारिश थमने का कोई नाम ही नहीं है। धीरे धीरे बाढ़ और भयानक रूप ले लेती है। ऐसे ही एक दिन पिकलू उदास होकर मत्स्य कन्या के पास बैठता है। क्या हुआ है दोस्त, तुम्हारा चेहरा फीका क्यों है? तुम इतना उदास क्यों हो? हाँ मत्स्य कन्या, आज तो पोलियो की दवा पिलाने की दिन है। मुझे भी अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलानी है, लेकिन इतनी बारिश और बाढ़ में बहन को पोलियो की दवा पिलाने कैसे ले जाऊं? तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी सारे इंतजाम कर देती हूँ। ये कहकर मत्स्य कन्या अपना रूप बदलकर एक नाव बन जाती है और कहती है, जाओ दोस्त, इस नाव में बैठकर तुम अपनी बहन को पोलियो की दवा पिलाने ले जाओ और साथ ही गांव के और बच्चों को भी ले जाओ जिन्हें पोलियो की दवा की जरूरत है। चलो जल्दी करो। मत्स्य कन्या के कहे अनुसार पिकलू और उसकी माँ बहन को लेकर पोलियो की दवा पिलाने जाते हैं। गांव के और भी माएं अपने बच्चों को लेकर नाव में बैठती हैं और सभी बच्चों को समय पर पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस तरह मत्स्य कन्या अलग अलग तरीकों से बाढ़ के समय सबकी मदद करती रहती है। धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है। बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगता है। एक दिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मत्स्य कन्या। ऐसी बाढ़ में तुमने हमारी बहुत बहुत मदद की। नहीं दोस्त, तुमने भी तो मेरे संकट के समय मुझे अपने घर में आश्रय दिया। चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें नदी में छोड़ के आता हूँ। अब तुम्हारा अपने माता पिता के पास लौटने का समय आ गया है। चलो।
फिर पिकलू मत्स्य कन्या को कंधे पर उठाकर फिर से नदी में छोड़ने जाता है। तभी मत्स्य कन्या के माता पिता उसे ढूंढते हुए नदी के किनारे आ जाते हैं। माता पिता को देखकर मत्स्य कन्या बहुत खुश होती है और उनके गले लग जाती है और आज तक की पूरी घटना खोल के बताई। सब सुनने के बाद मत्स्य कन्या की माँ मणिमाला कहती है, ये लो, ये जादुई मोती तुम अपने पास उपहार के रूप में रखो। जब भी किसी समस्या में पड़ोगे, इस मोती को नदी के पानी में स्पर्श कराकर हमें याद करना। हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। मुझे इतने दिनों से अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अब हम चलते हैं। इसके बाद मत्स्य कन्या अपने माता पिता के साथ पानी में डुबकी लगा के वापस चली जाती है। फिर पिकलू जादुई मोती लेकर घर लौट आता है। बाढ़ का पानी कम हो जाता है और उनका गांव फिर से पहले की तरह जीवित हो उठता है। किसान खेतों में धान की बुआई करते हैं। गाय और बकरियां नए उगे हुए घासों की जमीन पर घूमते हैं और पिकलू अपने माता पिता के साथ सुख शांति से रहने लगते हैं। जलपरी मणिमाला हर दिन की तरह उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी। तभी अचानक उसे सुनाई देती है, ये तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जलपरी मणिमाला नदी के किनारे आके देखती है, अरे ये तो सच में एक छोटी बच्ची है। आहा, इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया? जलपरी नदी किनारे बैठ के बच्ची को गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है, उसके माथे पे चुंबन करती है। बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर जब सुबह की पहली किरण निकल आई, तब वो बच्ची फिर से रोने लगती है। देखा, तू मिलते ही तुझे प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में भूल ही गई थी। तब जलपरी मणिमाला प्रकृति देवी को स्मरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। हे प्रकृति देवी, ये बच्ची काल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वो बहुत ही भूखी है और अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक इंसानी बच्चा है। उसे यहाँ छोड़ के तुम्हें पानी में लौट जाना चाहिए। उसकी भलाई इंसानों के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं प्रकृति देवी, उसे मैं इन 2 हाथों से गोद में उठाई हूँ। वो भी मेरी गोद में कितनी शांति से है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे उसकी माँ बन के रह सकती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तब प्रकृति देवी ने अपनी जादुई शक्ति से जलपरी मणिमाला को मानव रूप प्रदान करती है। फिर मानव रूपी जलपरी अपनी बेटी को गोद में लिए नदी से बाहर आती है। फिर जंगल की रास्ते से गांव की ओर जाने लगी। जलपरी मणिमाला, मुझे वो बच्ची दे दो। मैं उस बच्ची को खाऊंगी और उसकी असली सच मुझे पता है। कभी नहीं, वो मेरी बेटी है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लेकिन चुड़ैल छोड़ने वालों में से नहीं थे। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ा के जैसे ही बच्ची को छीनने जाती है, तभी मणिमाला दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए, बचाइए प्रकृति देवी, इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। तभी अचानक तूफान आ गया। धूल उड़ के चुड़ैल की आंखों में चली गई। तब चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मणिमाला जल्दी से वहाँ से भाग के गांव में पहुँच गई। फिर एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बेटी को लिए मणिमाला रहने लगती है। तू तो मेरी आँखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरी नाम है नयनतारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस स्थल भाग के मनुष्यों की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ये सोचते हुए मानव रूपी जलपरी गांव के घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे वही कर दूंगी। आखिरकार उसे एक घर में काम मिल ही जाती है।
फिर धीरे धीरे बेटी नयनतारा बड़ी होने लगी। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी है। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल की देरी हो रही है। नहीं, अकेला मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही स्कूल में छोड़कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पे भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चले जाती हूँ। लेकिन मणिमाला नयनतारा की बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती है। और इस तरह धीरे धीरे नयनतारा बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाती है। लेकिन मणिमाला नयनतारा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इस बीच डायन इतनी बरसों से उस बच्ची को खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब नयनतारा को मणिमाला से अलग करने की तरकीब सोचनी होगी। इस तरह दिन बीतते रहे, लेकिन आज तक नयनतारा चुड़ैल की हाथ नहीं लगी। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे गांव की एक छोटी स्कूल में नौकरी मिलती है। और पहले दिन जब वो काम पे जा रही थी, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ। क्या आज भी आप मुझे छोड़ने और लाने जाएंगे? तू समझ नहीं पा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ही तुझे स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने भी आऊंगी। लेकिन ये पहली बार है जब नयनतारा अपनी माँ की बात नहीं मानी और जैसे ही वो अकेले घर से निकली। अरे वाह, इतने दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन उसके सामने मुझे भेष बदल के जाना होगा। ये सोचकर वो चुड़ैल एक बुढ़ी औरत का भेष में नयनतारा के सामने आई। नयनतारा, अरे ओ नयनतारा, जरा इधर तो आ बेटी। कौन है आप? आप मुझे जानते हैं? पहचानती हूँ ना, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ, और इसीलिए तो बताने के लिए आई हूँ तुम्हारी पास। फिर चुड़ैल नयनतारा की असल परिचय की राज बताती है। ये भी बताती है कि मणिमाला उसे चुरा के जबरदस्ती अपनी पास रखी है। और ये सुनकर नयनतारा को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो सीधा घर जाकर माँ से अपनी असली परिचय के बारे में पूछता है। कहो माँ, क्या ये सारी बातें सच है? कहो मुझे। हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन मैं चोरी नहीं की। नयनतारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपनी असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता। माँ बीमार है, कोई चिंता नहीं तुझे, सिर्फ खाता है, घूमता है और सोता रहता है तू। अब जाइए यहाँ से, इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तू और तेरी बहन जन्म ली थी, उस दिन तेरी बहन को मैं नदी किनारे छोड़ के आया था। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जरूर ख्याल रखता। उस दिन कितनी बार माना की थी, आज समझ आ रहा है ना। लड़की कभी बोझ नहीं होती और लड़का हमेशा हीरा नहीं होता। ये सुनने के बाद नयनतारा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे फिर से वो बुढ़िया दिखाई दी। क्यों रे, देखा ना, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरी ये जवानी खूबसूरती मुझे मिल जाएगी। ये कहते ही वो चुड़ैल की रूप धारण करती है। इधर तक नयनतारा की पीछा करते हुए उसकी माँ मणिमाला भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो चुड़ैल को देखते ही प्रकृति देवी को शरण करने लगी और साथ ही साथ आसमान से एक बिजली चुड़ैल की ऊपर गिरी और तभी चुड़ैल वहाँ ही मर गई। अब मुझे नदी में वापस लौटना पड़ेगा। क्यों माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर पानी में क्यों चले जाएंगे? प्रकृति देवी ने शर्त रखे थे, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हें छोड़कर मुझे नदी में लौटना होगा। और अब तो तुम काबिल भी बन चुके हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ये कह के जल पड़ी मणिमाला फिर से नदी में वापस चली गई। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए।
नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्द ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।